हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हमारी द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते करंट अफेयर उनसे कवर करके बनाई जाती है, इस सीरीज़ का अच्छे तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। मार्किंग स्कीम में ये है, जस्ट अ मिनट, मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कोशिश करना है कि 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए ताकि आप सेफ जोन पे फॉल करिए और जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है 60% के हिसाब से 120 मार्क्स, ठीक है, वो आपका क्लियर हो सके। अगर 6 से कम आते हैं तो कोशिश करना अच्छे तरीके से केयरफुली उसकी रीडिंग करना है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 8 से 10 के बीच में आता है तो बेस्ट एवेल्युएशन कंसिडर किया जाता है। अगर 6 से 8 के बीच में आप स्कोर करते हैं तो गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर 6 से लेस देन आपका कम आता है, मतलब 5 आते हैं, 4 आते हैं, 3, 2 इस तरीके से कुछ भी आता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि अगर आपका 6 से कम आ रहा है, मतलब 5 या 4 पे आपका स्कोर आ रहा है, तो मतलब आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। या तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका 6 मार्क्स लाने में आपको वो वहाँ पे आपने गैस वर्क किया, वो आपका गलत हो गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ध्यान से कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से आपको आएगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 4 से भी कम आता है, मतलब आपका 2 या 1 या फिर 0 तक स्कोर आता है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि आपका वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्रैक हो, ठीक है, और आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो को तुरंत ही, जैसे आपका स्कोर आता है, अगर 0 आता है, 1, 2, 4 इस तरीके का आता है, तो आप तुरंत वीडियो को हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद तुरंत रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, और 24 घंटे के बाद हर एक को जो भी वीडियो देख रहा है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन 2019। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल स्नो लेपर्ड के लिए, जो पॉपुलेशन असेसमेंट करेगा। इन 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड है एशियन रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ कॉमन लेपर्ड इज़ वल्नरेबल, कि जो एशियन रेड लिस्ट है कॉमन लेपर्ड का, उसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन 2019, कि 2019 में गवर्नमेंट ने पहला स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। तो और सेकंड है जो आपका कि जो एशियन रेड लिस्ट स्टेटस है कॉमन लेपर्ड का, ये भी वल्नरेबल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो दोनों में करेक्ट है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, याद रखना जो एशियन रेड लिस्ट का स्टेटस होता है और जो स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होती है, तो वो उनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है प्रीलिम्स में, तो ये याद रखिएगा इसका। ठीक है, इनका जो आईसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। आईसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, और जो इनका सिटीज़ है जिसको कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, उसके अंदर इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 शेड्यूल 1 के तहत इनका कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, कॉमन लेपर्ड को एक और नाम है जिसको पैंथेरा पार्डस ये कहा जाता है। तो ये भी इस क्वेश्चन को लेके भी ये आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। और ये ऑकर है काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज जो सब सहारन अफ्रीका है, इन स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये इसकी लोकेशन है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और जो इंडियन लेपर्ड है जिनको पैंथेरा पार्डस फुस्का इज लेपर्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये सबसे ज़्यादा जो इंडियन लेपर्ड है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो थ्रेट ये देखा जा रहा है कि हैबिटेट लॉस एंड जो फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोचिंग हो रही है। ठीक है, जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है, जंगल का डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या हो रहा है, इनके हैबिटेट लॉस होते जा रहे हैं, पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड करने के लिए इनकी स्किन को, बॉडी पार्ट्स को अलग किया जाता है, परसिक्यूशन किया जाता है कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के तहत। तो ये इनके कारण ये न्यूज़ में रहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अमृत स्कीम। तो अमृत स्कीम के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है। सेकंड है, अमृत इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि जो अमृत होती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगेन वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अमृत स्कीम के ऊपर हम अगेन एक नया क्वेश्चन इसको बना के लाए हैं। इसके पहले भी अमृत स्कीम को डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है इसको डिस्कस किए हुए, और रिसेंटली फिर से न्यूज़ में, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। अमृत स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर वर्क करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पूछा है कि सेंट्रल सेक्टर पूछा है। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अमृत स्कीम जो ये मिशन है, इसका जो नाम है, ये नाम अमृत का जो लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म जो आपका है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल मिशन के तहत रेजुवेनेशन करना और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छे तरीके से जो अर्बन एरिया उनको ट्रांसफॉर्म करना मिशन को। इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत। और ये अमृत जो स्कीम जब चालू की गई थी, तब इसमें एम रखा गया था कि 500 सिटीज़ को और जो टाउन्स है उनको इफिशिएंट तौर पे अर्बन लिविंग स्पीसीज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के जो तहत इनको क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से 500 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। तो याद रखना कितनी सिटीज़ बोली गई हैं, 500 सिटीज़। जब मैंने पिछले क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे मैंने 500 सिटीज़ को भी मेंशन किया था। ठीक है, तो याद रखना 500 सिटीज़ है। कभी कभी कम सिटीज़ से ज़्यादा सिटीज़ का नाम देके आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अमृत स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 80% बजटरी सपोर्ट जो रहेगा वो सेंटर से रहेगा। तो याद रखना इसमें जो स्कीम है, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनका शेयर कितना है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 80 और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी वो 20, मतलब 80-20 रेशो का यहाँ पे वर्क चलेगा। ठीक है, इस स्कीम के तहत एवरी हाउस होल्ड को एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि टैप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, कि सभी को अच्छे तरीके से नल का पानी मिल सके, और सीवरेज कनेक्शन, जो भी सीवरेज कनेक्शन होते हैं, जो पानी के निकासी का कनेक्शन होता है, वो भी अच्छे तरीके से उनके घरों में प्रोवाइड कराया जा सके। साथ ही साथ ये जो प्रायोरिटी जोन रहेगा मिशन का, वाटर सप्लाई वो फॉलो की जाएगी सीवरेज के द्वारा। ठीक है, सीवरेज के द्वारा। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये पर्पस है अटल मिशन, जो हमारा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, 2015 के तहत जब इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंस में लिखने के लिए आता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली इसको मेंशन करिएगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एक्वापॉनिक्स वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो टर्म एक्वापॉनिक्स है ये किस से रिलेट करता है? ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको बताना है राइट आंसर। ऑप्शन ए फिश फार्मिंग इन द एग्रीकल्चर पॉन्ड, की फिश फार्मिंग करना एग्रीकल्चर पॉन्ड के अंदर। एंड ऑप्शन बी सॉइल लेस एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर विद इन द क्लोज सिस्टम, कि एक क्लोज सिस्टम के अंदर सॉइल लेस एग्रीकल्चर और जो एक्वाकल्चर करना किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। ऑप्शन सी फिश फार्मिंग एंड पैडी ग्रोइंग इन द सेम एग्रीकल्चर एरिया। तो फिश फार्मिंग करना और जो पैडी मतलब जो धान की खेती करना, दोनों को सेम एग्रीकल्चर एरिया में। ऑप्शन डी है सी वाटर प्यूरिफाइंग मेथड, कि क्या ये कोई सी वाटर प्यूरिफाइंग मेथड है? तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए एक्वापॉनिक्स एक प्रकार की ये एक क्लोज सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाता है, जो सॉइल लेस एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, जिसमें मिट्टी का कम यूज़ किया जाता है, और जो फिश होती है ना, फिश को वाटर टैंक में रख कर उनका जो भी रेजिड्यू बन जाता है उसको हम खाद के तौर पे, उसको हम अपना रेजिड्यू के तौर पे यूज़ करके क्या किया जाता है, यहाँ पे छोटी छोटी फार्मिंग की जाती है। तो जो एक्वापॉनिक्स है ये स्मॉल बोटेनिकल फार्मिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मतलब सॉइल लेस एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर विद इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो एक्वापॉनिक्स एक सिस्टम है जिसमें कंबाइन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स को और सॉइल लेस एग्रीकल्चर को एंड एक्वाकल्चर को एक क्लोज सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए हम इसका एक इन्फोग्राफिक देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ऊपर से क्लोज सिस्टम इसको कर दिया गया है, फिर इधर पे कुछ फूल्स आपको दिख रहे हैं, इधर पे कुछ अलग दिख रहे हैं, यहाँ कुछ आपको अलग दिख रहा है। तो ये बैक्टीरिया लेस टर्न्स अमोनियम इनटू नाइट्रेट, और लास्ट में आपका क्या दिख रहा है, ये आपका एक फिश टैंक है जिसमें क्या है, अमोनियम फ्रॉम फिश। ठीक है, अमोनिया
जो होता है वो फिश से निकल के इन सभी जो ऊपर की जो यहाँ पे जो खेती यहाँ पे की जा रही है, छोटी छोटी जो थोड़ी बहुत फार्मिंग यहाँ पे की जा रही है, वहाँ पे क्या जाता है, अमोनियम इसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इन पाइप के ज़रिए। और जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो छोटे छोटे ये टैप्स लगे हैं, इनसे क्या होता है, ये इसमें से वाटर आता है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है ये ऑब्जर्व हो जाता है प्लांट की तरह, मतलब नाइट्रेट जो होता है उसको प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं और वाटर धीरे धीरे अगेन इन्हीं पाइप के जरिए क्या जाता है, इसी फिश टैंक में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से जो फिश टैंक होता है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ रहता है। और फिश टैंक का जो रेजिड्यू होता है उसमें से जो नाइट्रेट जो अमोनिया मिलती है, अमोनिया किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और उस नाइट्रेट को ये सारे जो फार्मिंग के में जो यहाँ पे हमने जो शीट्स लगाए हैं जिसमें से ये जो खेती यहाँ पे की गई है, इनके ज़रिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रेट को कवर कर लेते हैं। और आफ्टर जब नाइट्रेट कवर हो जाता है तो जो वाटर बचता है वो इन्हीं पाइप के ज़रिए अगेन वाटर टैंक में वापस आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फार्मिंग की फील्ड है। तो आप चाहो तो एक्वापोनिक्स के बारे में अगर कृषि के ऊपर कुछ भी आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आता है, तो आप उसको डेफिनेटली मेंशन करिएगा, आपको डेफिनेटली अदर पीपल से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, मतलब इसको पीसा कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ an international assessment that measures 15-year-old students reading, mathematics and science literacy every 3 years। कि ये एक इंटरनेशनल असेसमेंट प्रोग्राम है जो मेज़र करता है 15 साल तक का ओल्ड स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनकी रीडिंग, उनकी मैथमेटिक्स और उनकी जो साइंस लिटरेसी रहती है, एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में इसको मेजरमेंट किया जाता है, और 15 साल तक के स्टूडेंट्स तक का, ठीक है। ये इसके बारे में पहली स्टेटमेंट थी। सेकंड है जो पीसा, जिसको प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट कहा जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में बाय द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको आप यूनिसेफ भी कहते हैं, उसके द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। चलो, सबसे पहले जो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इजी स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या ये एक इंटरनेशनल असेसमेंट मेजरमेंट प्रोग्राम है जिसको 15 साल तक के जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रीडिंग, उनकी मैथमेटिक्स, उनकी साइंस लिटरेसी को देखा जाता है और हर 3 साल में ये असेसमेंट किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड है, क्या पीसा को इंट्रोड्यूस 2000 में किया गया था यूनिसेफ के द्वारा? देखिए, ये स्टेटमेंट आपकी पार्शली करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट है। कहाँ तक करेक्ट है? इसको इंट्रोड्यूस तो 2000 तक किया गया था, बट इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय द यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको किया गया था आपका, जो आपका था वो नाम है, एक सेकेंड, जो आई एम सो सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, OECD के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। वो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है आपकी OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है, पहली स्टेटमेंट बस आपकी करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट में करेक्ट है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, यहाँ कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं कि जब इसको फर्स्ट कंडक्ट किया गया था 2000 में, तब मेजर डोमेन जो स्टडी में लिया गया था कि उसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस ईच साइकिल को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा, और 15 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अच्छे तरीके से रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस लिटरेसी को देखा जाएगा, और ये स्टेटमेंट, ये जो असेसमेंट है हर 3 साल में किया जाएगा। साथ ही साथ जो पीसा है ये कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के द्वारा, और जो इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं और जो कंडक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट बाय NCES के द्वारा, उनके साथ भी इसके कोऑर्डिनेशन अच्छे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इंडिया है, इंडिया इसमें स्टेट अवे जो पीसा है 2012 से इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और 2015 में ऑन अकाउंट ऑफ इट डिसमिसल परफॉर्मेंस इन 2009 when it was placed 72nd among the 74 participating countries, the government decided to end the boycott of in 2019। तो जब हमारी गवर्नमेंट को 2009 में इसको बाइकआउट कर रही थी, आफ्टर जब इसमें देखा गया कि काफ़ी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि 2019 में कि अब इंडियन गवर्नमेंट इसको बाइकआउट नहीं करेगी। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट है इंडिया इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इंडिया प्रेजेंटली सर्व कर रहा है यूएनएचआरसी के मेंबर के तौर पर। सेकेंड है द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कि जो मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, इनको 10 साल तक के लिए इलेक्ट किया जाता है और हर विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और एक व्यक्ति हर 2 बार के लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले क्या इंडिया प्रेजेंटली सर्व कर रहा है यूएनएचआरसी में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दिया है कि क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, इसके में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो 10 ईयर्स के लिए होते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए तो इलेक्ट होते हैं, बट नॉट फॉर 10 ईयर्स, फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, ना कि 10 ईयर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, पहले स्टेटमेंट बस आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ए विल बी राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और इसका एम यही है कि प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द ग्लोब, एज वेल एज साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी अलीज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना, उनको अच्छे तरीके से असेसमेंट उनका करना, किस तरीके से उनका इलाज करना है, ठीक है, किस तरीके से उनको प्रोक्योर करना है, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे वर्क करना है। इसमें फीचर्स यही हैं कि इसके जो मुख्य फीचर्स हैं वो ये हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है, जो काउंसिल है, सॉरी, इसमें 47 मेंबर इलेक्टेड हैं फॉर स्टैंडर्ड 3 ईयर्स टर्म्स ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिक फॉर 5 ग्रुप्स, ठीक है, कि स्टैगर्ड किया गया है इसको 3 साल, हर 3 साल के टर्म्स के लिए, और रीजनल ग्रुप जो इसमें 5 ग्रुप को इसमें डिवाइड किया गया है। तो ये याद रखना है। और इसके अंदर जो टू बिकम अ मेंबर अ कंट्री मस्ट रिसीव द वोट्स ऑफ एटलीस्ट 96 ऑफ द 191 स्टेट, कि इसके अंदर अगर किसी को मेंबर बनना है यूएनएचआरसी में तो आपको 191 जो स्टेट है, मतलब 191 जो कंट्रीज़ हैं, उनमें से 96 कंट्रीज़ का आपको वोट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तौर पे इसको लिया जाता है। तो याद रखना, इसमें 5 रीजनल ग्रुप्स मेंबर्स को शामिल किया गया है: अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। तो कभी कभी रीजनल ग्रुप्स पूछ ले जाते हैं, तो नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हर 3 साल के लिए रखा जाता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। ये देखिए, इसमें 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया। टर्म ऊपर देख सकते हैं, अफ्रीकन स्टेट, सेकंड है एशिया पैसिफिक स्टेट, थर्ड है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट एंड फोर्थ है आपका लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट, और फिफ्थ है आपका वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट। तो यहाँ से इतनी कंट्री आती हैं, आप चाहो तो इनके नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइट ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, तो इन इंडिया, तो इनमें से कौन कौन सी साइट है जिसको GIAHS के अंदर इंडिया के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कश्मीर सैफरॉन के लिए, और सेकंड है आपका कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए, एंड ऑप्शन जो आपका आपका थर्ड जो आपका है कि कुटानड़ बिलो सी लेवल फार्मिंग करने के लिए जो कुटानड़ है, इसको भी GIAHS में रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी जो साइट्स है जिसको GIAHS के अंदर इंडिया में है। तो देखिए, यहाँ पे कश्मीर, कोरापुट और जो कुटानड़ है, ये तीनों की तीनों ये जो हैं इनको GIAHS मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत इंडिया में जो इंपॉर्टेंट साइट्स के तौर पे इनको इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर जो सैफरॉन की खेती होती है उसके लिए, कोरापुट जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए होता है, और जो कुटानड़ बिलो सी फार्मिंग जहाँ की जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स के अंदर इंडिया के अंदर इनको रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेरणा माइट्री एन इको इनिशिएटिव बाय स्टूडेंट इज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि ये जो प्रेरणा माइट्री ये इको इनिशिएटिव है जिसको स्टूडेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका स्टेट ने ये वहाँ के स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रेरणा माई ट्री, ठीक है। ये इसलिए लाया गया ताकि इकोसिस्टम मतलब अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको रखा जा सके। और इन द वेक ऑफ 16-year-old ग्रेटा थनबर्ग कॉल फॉर स्टैंडिंग अप फॉर क्लाइमेट एक्शन, स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हीडिंग हर क्लैरियन कॉल, ठीक है। तो अपने क्लाइमेट एक्शन से बचाने के लिए, क्लाइमेट एक्शन कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है, तो क्लाइमेट को किस तरीके से अच्छा रखा जा सकता है, उसके लिए जिस तरीके से 16-year-old जो ग्रेटा थनबर्ग थी उन्होंने क्लाइमेट को लेके अपना स्टैंड दिखाया, इसी से इनिशिएट होके, इसी से इन्फ्लुएंस होके जो अदर स्टूडेंट्स हैं अदर कंट्रीज़ के, वो भी क्या कर रहे हैं, इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो चिल्ड्रंस डे में स्टूडेंट्स इन बेंगलोर एंड कर्नाटका डूइंग देयर बिट फॉर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज़, ठीक है। तो ये प्लांटिंग ट्रीज़ करके ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसमें जो प्रेरणा माई ट्री है एन इको इनिशिएटिव है, जिसमें स्टूडेंट्स के द्वारा 48,000 गवर्नमेंट स्कूल्स पूरे कर्नाटका में है, वहाँ पे प्लांट किए जाएंगे अबाउट 2.5 लाख ट्री अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे स्टेट में 48,000 जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके तहत 2.5 लाख ट्रीज़ को पूरे स्टेट में लगाया जाएगा। तो प्रेरणा माई ट्री ये सपोर्टेड स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, इसको सपोर्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट ने। और जो एनजीओ है सिक्साना फाउंडेशन, डेल एंड बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप आयरिस मीडिया के तहत इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोत्साहन इसको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है प्रेरणा माई ट्री। तो डेफिनेटली अगर इकोसिस्टम के ऊपर कुछ आता है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये फैसला लिया है, तो इसको डेफिनेटली तौर पर आप मैंशन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल, ठीक है। तो ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल्स के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वाज अनवील्ड एट 14 कॉन्फ्रेंस एट पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ताकि कॉम्बैट किया जा सके डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए जो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उसमें ये इसको अनवील किया गया है, ठीक है। सेकेंड है इट एम्स टू ट्रैक, असेस एंड डिलीवर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग क्लाइमेटिक, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर सप्लाई ट्रेंड्स, कि इटका एम यही है कि ट्रैक करना, असेसमेंट करना एंड डिलीवर करना जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइमेट से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजिक एंड वाटर सप्लाई ट्रेंड से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए जो कोप 14 है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 कहा जाता है, इसमें जो ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स है इन्होंने अनवील अभी किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन कॉप 14 के तहत इस टूल बॉक्स को, ठीक है, ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स को, ताकि अच्छे तरीके से ड्रॉट से रिलेटेड जो भी अगर कोई ड्रॉट आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लाइमेट से कंसर्निंग, हाइड्रोलॉजिकल एंड वाटर सप्लाई से रिलेटेड, तो वहाँ को अच्छे तरीके से उसको कॉम्बैट किया जा सके, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो ये जो कॉप 14 है इसको हेल्ड किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें इसका एम यही है कि असेस करना, डिलीवर करना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिक एंड वाटर सप्लाई को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और इट इज़ डेवलप थ्रू द क्लोज पार्टनरशिप अमंग UNCCD। तो देखो मेनली तो इसको UNCCD द्वारा डेवलप किया गया, साथ ही साथ इसमें और भी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी नाम देख लीजिए आप, कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल बॉडीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो इसमें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट है और सेकंड, मतलब दोनों करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 per 1000 इनिशिएटिव समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 per 1000 इनिशिएटिव ये अभी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है ये किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी कार्बन स्टॉक, ऑप्शन सी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी है, कार्बन स्टॉक 4 per 1000 इनिशिएटिव से